जी, तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये थी छोटी छोटी बातें। जो लोग न्यू है इधर से, जो लोग न्यू है ऑनलाइन से, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लें, बाकी जो है नहीं तो फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा किसी को कोई और सवाल? सर आपकी आवाज अब आना स्टार्ट हुई, आप अभी आए हैं या हमें पहले आवाज ही नहीं आ रही थी? तो मैं तो काफी देर से आया हुआ हूँ। आप कब मेरी वॉइस आई थी? पहले नहीं आ रही थी? नो सर, अभी अभी बस आवाज आई आपकी जब अच्छा, आपने तो कहा आपकी कि तरफ आई थिंक नेट का कोई इशू होगा, वरना तो अब काफी देर हो गई मुझे आए हुए। जी, तो आपका नाम क्या है? कुर्रतुल ऐन। सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू में क्वालिफाई होना या किसी भी जॉब के लिए क्वालिफाई होना, नो डाउट हमारी अपनी मेहनत इसमें शामिल होती है, लेकिन दर हकीकत हम पर ये अल्लाह ताला का करम होता है। हम पर अल्लाह ताला का करम होता है। अल्लाह ताला का हम पे जितना करम होगा उतना हम सक्सेसफुल होंगे। सिर्फ मेहनत काम में नहीं है, हमें ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह ये चीज अगर हमारे हक में बेहतर है तो हमें अता करना। ये तो है हकीकी वजह। अपेरेंट रीजन क्या होती है? हम उनको इंस्पायर करने में, इंप्रेस करने में कामयाब नहीं हो पाते, एग्जामिनर को या इंटरव्यूअर को, वट एवर यू कैन से। कैसे? आप अगर खुद टीचर है, पढ़ाया कभी आपने? माशाल्लाह, वेरी गुड। कहाँ पे? बिहाड़ी में? बिहाड़ी चौक में या बिहाड़ी में? बिहाड़ी चौक में। गुड, जबरदस्त हो। आप क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया खुद से कि आप किसी स्टूडेंट को खड़ा करते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वो बिल्कुल ठीक बता रहा है लेकिन आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते? क्यों? आप लोगों के पास इसका जवाब है? आपने बेंच मार्क पे नहीं आते हैं, वेरी गुड। और क्या रीजन हो सकती है? हम क्वेश्चन पूछते हैं, हमें ये भी पता है इसने सही बताया, लेकिन हम फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते उससे। लिखा हुआ चेक करते हैं, हमें पता है ठीक लिखा है, लेकिन फिर भी हम उसे पूरे मार्क्स नहीं देते हैं। बेसिकली उसने उस पैटर्न को या उन वर्ड्स को फॉलो नहीं किया होता जो हम सुनना चाहते हैं। ये हमारी अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है। यही मामला इंटरव्यू में होता है। आप सब कुछ ठीक बता रहे हैं, लेकिन उन वर्ड्स में नहीं बता रहे हैं जिनमें वो सुनना चाहता है। लेकिन सर आपका नॉलेज और हमारा नॉलेज है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आपका एक्सपीरियंस है। अब जो चीज आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी हम वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग तक नहीं जा सकते। तो सर इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है? कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, बात घूम फिर के वहीं आ जानी है। देखिए, वो इस चीज को नहीं समझते। वो ये कहते हैं कि आप यहाँ पर हमें बैठ के दो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर आपको थ्रो कर दिया जाए ऐसे लोगों की क्लास के सामने, तो उनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे सेटिस्फाई करेंगे? वो ये कहते हैं। तो वो हर किसी का ना एक अपना माइंड सेट है, वो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब मैंने जब पहली बार इंटरव्यू दिया, मैं सेकंड अटेम्प्ट में पास होता, टेस्ट मेरा पास होता रहा, फर्स्ट इंटरव्यू में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। वजह क्या है? इंटरव्यूअर मुझसे इरिटेट हो गया। क्यों हुआ? आई डोंट नो व्हाई। लेकिन अब हुआ क्या? मैं गया हूँ, उसने मुझसे कहा है अपना इंट्रोडक्शन करवाए, मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया है। उसने फिर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे, कुछ आ गए, कुछ ड्रॉप हो गए। तो मेरा बैकग्राउंड क्या है, मतलब सब्जेक्ट पीछे? मैंने कहा सर फिजिक्स केमिस्ट्री है, और मतलब केमिस्ट्री का फिजिक्स और मैथ है। फिजिक्स पढ़ाई है कभी? मैं कहा जी सर पढ़ाई है। अच्छा, फिर ये बताएं कि जेवलिन को अगर हमने मैक्सिमम डिस्टेंस तक थ्रो करना हो तो क्या करना होगा? नेज़े को आपने फेंकना है और आप चाहते हैं कि वो दूर जाकर गिरे, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, तो आपको क्या करना होगा? मैंने कहा सर आई हैव टू थ्रो इट एट द 45 डिग्री एंगल। और ये हकीकत भी यही है। आपने किसी भी चीज को अगर हिट फायर किया है, ठीक है, सेम फोर्स से, फर्स्ट करें आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाई है हर एक चीज पर, लेकिन अगर एंगल सबका डिफरेंट है तो वो चीज सबसे दूर जाएगी जिसका एंगल 45 डिग्री है। कहता है क्यों, ऐसा क्यों है? मैंने कहा सर मैथमेटिकली प्रूव्ड है। कहता फार्मूला बताओ। अब इतनी फिजिक्स में नहीं पढ़ाई हुई थी कि फार्मूला एट द स्पॉट फिंगर टिप्स पे होता, तो मैं भूल गया। मैंने कहा सॉरी सर फार्मूला याद नहीं है। अच्छा, फिर उसने कहता
अच्छा, आपको फिजिक्स आती है, अच्छा ये बताएं, वो जो पिच रोलर होता है, आपने देखा ना जब एक इंसान जो रोलर बड़ा सारा लेके आए थे घुमाने के लिए इस पे, उसको पुश करना आसान है या पुल करना आसान है? उसको धकेलना आसान है या खींचना आसान है? मैंने कहा सर पुश करना आसान है, उसकी एक रीजन है। कहता बस अगर आप कहते हैं ना पुल करना आसान है, फिर मैं आपसे रीजन पूछता, चलो जाओ। एग्जैक्टली द सेम बिहेवियर, सेम वर्डिंग, सेम एक्सेंट। अब मैं वहां पे क्या करता, मुंह उठा के आ गया, सिंपल। ठीक है। और जब मैं सेकंड टाइम इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपेयर हुआ, वहां क्या हुआ, मेरी एमएससी है बहावलपुर से, एसई कॉलेज बहावलपुर से, यूनिवर्सिटी से नहीं है, कॉलेज से। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था, मुल्तान में मेरा इंटरव्यू था, किसी को नहीं जानता था, ना मुझे कोई जानता था। मैं पीपीएससी ऑफिस पहुंच गया इंटरव्यू देने के लिए, और द्रोशी पढ़ रहा था, घूम फिर रहा था ऐसे लॉन में, लोग बुक्स लेके बैठे थे, डिस्कशन कर रहा था, मेरे को जानने वाले नहीं था, मैं आराम से घूम फिर रहा। तो एक लड़का कहता, ओह डॉक्टर जफर आ गए, इंडस्ट्रियल वाला। तो मेरे माइंड में क्लिक किया, मैंने हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया हुआ था, फिर भी सेकंड ईयर के एक लड़के से बुक पकड़ी, और आखिरी चैप्टर में इंडस्ट्रीज हैं, पेपर, सीमेंट, ठीक है, फर्टिलाइजर, ऐसे ना जल्दी जल्दी देख रही हूँ। उससे पहले मैं बेसिकली मास्टर ट्रेनर रहा था एजुकेटर्स का। आपने कायद का नाम सुना होगा, ट्रेनिंग ली है कभी कायद से? किसी जमाने में कायद को कहा जाता था डीएसडी, डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट। उसके बाद एक कायद बना था, नाम चेंज कर दिया, नॉमेनक्लेचर चीज वही है, काम वही है, सीपीडी करवाना, इंडक्शन ट्रेनिंग करवाना, काम वही है। तो आई हैड बीन वर्किंग एज अ मास्टर ट्रेनर विद द डीएसडी। मैं खुद बताते खुद डीएसडी की तरफ से फॉरेन ट्रेनिंग भी लेके आया हूँ, थाईलैंड होके आया था। पूरे पंजाब से 25 साइंस टीचर सिलेक्ट हुए थे, मेरिट वाइज मेरा चौथा नंबर था। तो आई हैड हाई कमांड ऑन स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, तो आई नेवर फेल्ट एनी प्रॉब्लम देयर। तो मैं गया अंदर, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम, हैव अ सीट जेंटलमैन, मैं बैठ गया, थैंक यू सर, गिव योर इंट्रोडक्शन। मैंने इंग्लिश में अपना 1.5-2 मिनट का इंट्रोडक्शन पढ़ाया, 1.5-2 मिनट शायद नहीं लगे होंगे, 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा लगा था। इसके मैंने बताया जी मेरा नाम ये है, फला जगह पढ़ता रहा, ऐसे एमएससी कर ली, फिर ऐसे जो है ना वो लग गया, एजुकेटर लग गया, फिर इस तरह से जो है ना मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, फला मैं अपने थोड़ा सा मैंने अपने एरिया का बैकग्राउंड बताया कि एक बैकवर्ड से एरिया, वहां से बिलोंग करता हूँ, मोस्टली फ्यूडलिज्म है या अनएम्प्लॉयमेंट है, वेरी फ्यू पीपल आर एजुकेटेड। तो उसके बाद ना उसने चेयरमैन ने, आई डोंट नो हु वाज दैट पर्सन, उसने अपने साथ वही डॉक्टर जफर बैठा था, प्लीज सर, ऐसे सामने मैं बैठा था जैसे ये बैठी, व्हाट इज पेपर, व्हाट इज फर्टिलाइजर, व्हाट इज प्लांट, व्हाट इज प्लांट, व्हाट ऐसे व्हाट इज करके, अभी मैं एक सवाल का जवाब नहीं दे रहा होता था, वो दूसरा शुरू कर देता था, और बमबारी की उन्होंने मुझ पे सवालों की, व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज, 6 सवाल उन्होंने मुझसे कम से कम ऐसे पूछे, 6 सवाल। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेंटली मैं प्रिपेयर्ड था, और अल्लाह पाक ने वो दिन मेरा गुड डे लिखा हुआ था, मैंने वो 6 के 6 सेटिस्फैक्टरी आंसर दे दिए। उसके बाद उन्होंने एक और टीचर को कहा, यस सर आप, उन्होंने पहले सवाल मुझसे ये पूछा कि साल्ट एनालिसिस क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? मैंने कहा सर क्वालिटेटिव है, हम जैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अच्छा, मैं कहा यस सर। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ चीजें पूछते 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 पूछते, यहाँ एक टीचर गुजरे हैं, बीजेडयू में रिटायर हो गए हैं, जो आज से चंद साल पहले एमएससी करते रहे, यहाँ पे पढ़ते रहे, वो जानते हैं। जिस शख्स को वो ना सेमेस्टर के स्टार्ट में कह देते थे ना कि काका तू मैंने फेल ही लगना, वो बंदा फिर फेल ही होता था, सेमेस्टर रिपीट लाजमी करता था। शायद आप पहचान ही गए हो। तो जिसको वो दिल चाहता था पेपर्स उठा देते थे कि तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट है, बहुत मतलब स्ट्रिक्ट किस्म के या अजियत पसंद कह लें, जो आपका दिल चाहे नाम दे लें। मुझे बाद में पता चला कि ये वो शख्स हैं, तो बाद में मुझे पता चला। अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछी टाइट्रेशन की टाइप्स, तो अब मैंने टाइप्स बताना शुरू कर दी कि वॉल्यूमेट्री किसे कहते होते हैं, एसिड बेस होती है, ठीक है जी, कम्प्लेक्सोमेट्रिक मैं भूला था, बाकी बैक टाइट्रेशन और सारी बाकी मैंने सारी बता दी। कम्प्लेक्सोमेट्रिक वाली टाइप ना भूल के बताना। तो अब मैं वहां पे आकर ना कंफ्यूज हो रहा हूँ, फंसा हुआ हूँ कि सर एक रह गई है, वो जहन में नहीं आ रही। अब उनका स्टाइल देखें, कहते बेटा परेशान ना हो, बंदा परेशान हो जाता है, परेशान ना हो, ये होती ऐसी कम्प्लेक्स चीजें, बंदा कंफ्यूज हो जाता है।
कॉम्प्लेक्शन भी थे फॉरन। फिर उन्होंने 2-4 वैल्यूज पूछी मुझसे इसकी, यूवी विजिबल की, और कुछ कपलिंग पूछी और एनएमआर की, और फिर कुछ उन्होंने आईआर की मुझसे कुछ चीजें पूछी। खैर कुछ सवाल उसमें से जो पेट वैल्यूज थी एक दो मुझे नहीं भी आई, लेकिन जो बाकी कंसेप्ट चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैंने उनको वो बता दी। तो लेकिन वो जो पहले 2-3 यानी कि 2 बंदों से, एक जिसने 6 सवाल पूछे मुझसे और फिर जिन्होंने टाइट्रेशन पूछी मुझसे, वहां से जो इंप्रेशन बना ना, उस इंप्रेशन का फायदा क्या हुआ कि आखिर में जो मेरे सवाल ड्रॉप हुए, जब मैंने सॉरी की, उनको कहीं नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा। चेयरमैन ने एंड में कहा थैंक यू जेंटलमैन। मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम, मैं बाहर चला गया। अब जब मैं दरवाजे से बाहर निकल रहा था ना, तो चेयरमैन की मैंने आवाज सुनी, ही वाज आस्किंग टू हिज कोलीग्स, हाँ जी फिर आपको कैसा लगा। मुझे वहीं से श्योर हो गया कि आई एम सिलेक्टेड। बना लिए तो फिर अब दे दें जिन्होंने ये अटेम्प्ट नहीं किया। तो मैंने कहा मुझे वहीं पे श्योर हो गया। तो अब इस सारे मामले में आप अगर देखें तो व्हाट दैट हैपेंड कि वो जो स्टार्ट का एक इंप्रेशन बना, और उससे पहले असल चीज क्या थी, अल्लाह ताला की रहमत। ये है मामला साहब। आपने टेस्ट देने जाना है या इंटरव्यू देने जाना है, कुछ भी करना है आपने सदका दे के जाना है, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, अपने वालिदैन से दुआ करवानी है, उनके पांव से दुआएं करें कहे बगैर, ठीक है, इंशाल्लाह बहुत आपको मिलेगा। मेरे जब मैंने टेस्ट दिया ये जिसमें सिलेक्शन हुई मेरी, हमारी दफा जो पेपर था वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसा कि आप लोगों ने भी 2021 वाला दिया, कंट्रोवर्शियल पेपर। उस वक्त चूंकि व्हाट्सएप इतना ज्यादा नहीं चलता था, सोशल मीडिया नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, हम उतनी एक्सेस नहीं थी, तो वो बात ज्यादा नहीं फैली। वरना मुझे पहले 30 सवाल पता नहीं थे कहाँ से आए। मैंने सबसे पहला सवाल हल किया, 31वां किया, फिर आगे चलता गया, ठीक है। वो पहले 30 सवाल क्या थे, वो प्रॉपर पेंट इंडस्ट्री में से थे जो हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं जाती थे, सारे के सारे उसी में से जो हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं जाते, इस्लामिया में नबी जी। अब उसमें हम किसको जाके वो कंप्लेन करते या प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने वो लिखा हुआ था हमारे नसीब में, तो वो हो गया। जी आपने भी जिसमें मेंशन किया पेंट इंडस्ट्री वाला, उसके बाद कुछ ज्यादा आया भी नहीं, पढ़ी भी नहीं है। स्टीरियो एसोमेरिज्म नहीं लिखी हुई इसमें, मेरा ख्याल है फिर मुझसे स्किप हो गई है। मैं प्लान बनाते वक्त था आज ही ना, बल्कि जब मैं अभी आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि ऑर्गेनिक में स्टीरियो एसोमेरिज्म को पहले रखा जाए या एंड में रखा जाए। करनी तो जरूर है, इसके बगैर तो हम कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि स्टीरियो एसोमेरिज्म नहीं करेंगे, ये तो जरूर करनी पड़ेगी। तो हाँ जी, ऑनलाइन वाले लोग आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ लें। अच्छा भाई, ये जो मैंने पेपर बनाया है ना, आप लोगों में से किस किस के पास बीएससी की फिजिकल की बुक मौजूद है? गुलाम रसूल वाली आपके पास मौजूद है, और बस सिर्फ आपके पास 2 लोगों के पास मौजूद है। आई विल शेयर दैट बुक। ये जो पेपर मैंने आपके सामने रखा हुआ है, इसे मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ। वजह, इसका मेजर पार्ट फर्स्ट ईयर में से बना हुआ है, और अदर मेजर पार्ट जो है वो बीएससी की बुक में से है। ओनली 2 और 3 क्वेश्चन कह लें, या एट द मोस्ट 4 क्वेश्चन कह लें, जो मैंने कहीं और से इसमें ऐड किए हैं। तो जब आप इनको देखेंगे वहां पर, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह। किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप में से किसी के पास भी नहीं है तो आप लोग मुझे रिमाइंड करवाएंगे, मैं शाम को जाते ही तमाम एमसीक्यूज की स्कैन करके आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली जो है वो एक एंटी टेस्ट की बुक भी अरेंज की है, वो भी मैं लेक्चरर वाले ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा थोड़ी देर तक, बल्कि अभी कर देता हूँ, अपलोड होती रहेगी। तो यहाँ से आप अपने उससे व्हाट्सएप से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सर ऑनलाइन वालों को आप सिलेबस तो शेयर कर दें। सॉफ्टवेयर में जी हाँ, सारी शेयर कर दूँ आप सब, ठीक है, जबरदस्त हो गया। हाँ जी, यहाँ से किसी ने कुछ कहा? सर ऑनलाइन वाले जो हैं जी उन्हें जी, ग्रुप में आप कम से कम सिलेबस तो शेयर कर दें सर, सिलेबस, क्योंकि ठीक हमें है। बताया आपके पास आप ग्रुप में ऐड है में। कि नहीं? जी जी सर, ग्रुप ग्रुप में में ऐड, ऐड है। ठीक है। मैं जो है ना वो अभी सिलेबस शेयर करवा देता हूँ, यहाँ अकेडमी में पड़ा हुआ सिलेबस,
मैं अभी जो है वो शेयर करवा देता हूँ आप लोगों के साथ, कोई इशू नहीं है। ओके सर। सिलेबस, नॉट ओनली सिलेबस बट ऑल द बुक्स जितनी भी मेरे पास मौजूद हैं वो सारी आपके साथ मैं शेयर करवा देता हूँ। जी सर, ओके। जी, तो मैंने ग्रुप में जो है ना इनको वो कर दिया है शेयर। एक मेरे पास एंटी टेस्ट की बुक थी अभी अभी, तो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। जी, अब हम चलते हैं पढ़ने की तरफ थोड़ा सा। थोड़ा सा रह गया तो ये तो समझ जी, कौन सा रह गया? गैसेस और नॉन आइडियल में अच्छा, ठीक है, वो ये पढ़े हुए थे। सही, नो प्रॉब्लम। कौन सा एक? लीक फ्रैक्शन ऑफ गैस और दूसरा नॉन आइडियल बिहेवियर। पहले हम बात करते हैं लीक फ्रैक्शन ऑफ गैस की। ये जो ऑनलाइन वाले भाई हैं, अगर आपको बोर्ड नजर ना आए या आप लोगों को यहाँ से वॉइस क्लियर ना आए तो आप लोगों ने फौरन बताना है। तो हीर साहब, आपकी तरफ से कोई सवाल? जी, तो हीर साहब, आपकी तरफ से कोई सवाल? आवाज आ रही है मेरी आपको? जी, तो हीर साहब, आवाज आ रही है? ये बाकी लोगों को आवाज आ रही है ऑनलाइन में? यस सर, आ रही है। ठीक है, जबरदस्त हो गया। लेकिन तौहीद साहब को नहीं आ रही है, पता नहीं क्या वजह है। सामने बैठे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। ओके जी, एक बात और मैं बताने लगा हूं आपको। आज मैं आपके साथ एक तो गैसेस के एमसीक्यू शेयर करूंगा जो कि
इसके ग्रामस्मिल की बुक से है। चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर की बुक का एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको आपने देखना है, और इसके जो एमसीक्यूज ग्रामस्मिल की बुक में है मैं आपसे वो शेयर करूंगा। ठीक है, जब आप लोग उनको कवर कर लेंगे तो आपने मुझे डन करना है, फिर मैं उसका टेस्ट आपसे शेयर करूंगा। ठीक हो गया। इनिशियली जो हमारे टेस्ट होंगे ऐसे ही 25-30 एमसीक्यूज के होंगे, बट आफ्टर दैट हम इसको बढ़ा के 50 एमसीक्यूज पे लेके जाएंगे। शुरू में तो अभी हम टाइम लिमिट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपके पास एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए 54 सेकंड का टाइम होगा, 54 सेकंड का, तो यहां भी वही अप्लाई होगा ताकि आपकी वही प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो आप लोग जो ऑनलाइन वाले हैं आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है मैं शेयर करूंगा, आप लोगों ने भी ऐसे ही उसको करना है। ठीक है, जब कल आप लोग डन कर देंगे तो फिर मैं आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट शेयर करूंगा। जी, तो लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस का मतलब होता है गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि गैसेस में और लिक्विड्स में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो आपको पता है क्या डिफरेंस होता है गैसेस में और लिक्विड्स में? जी हाफिज साहब, क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, वेरी गुड। अगर हम उसको खत्म कर दें तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम? इसके अलावा क्या कर सकते हैं? और कोई डिफरेंस? एनी डिफरेंस? इसके अलावा प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि वो नहीं, वो तो हो गया ना डिस्टेंस। इसके अलावा क्या डिफरेंस है, फर्क क्या है गैसेस में? प्रेशर तो हमने अप्लाई कर दिया ताकि उनके दरमियान गैप को खत्म किया जा सके। गैसेस वेपर्स की फॉर्म में या मॉलिक्यूल्स गैस की फॉर्म में होते हैं, हमने इसको लिक्विड में तो लेके आना है, मगर कैसे लेके आएंगे फर्क हमें पता होगा तो हम करेंगे ना। दूसरा डिफरेंस ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स है वेरी हाई, गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लिक्विड्स। तो हमने एक तो गैप को मिनिमाइज करना है, दूसरा हमने काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या करना है? डिक्रीज करना है। और तीसरी चीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में नेग्लिजिबल होती हैं और लिक्विड्स में स्ट्रांग होती हैं, इसलिए लिक्विड्स क्लस्टर्स गुच्छों की शक्ल में पाए जाते हैं। तो हमने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करनी है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर दें और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, प्रेशर को इंक्रीज कर दें और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, तो फिर हमें क्या होगा? दो काम हो जाएंगे। gas molecules will come close to each other, और दूसरी बात है कि their kinetic energy डिक्रीज होगी, सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाएंगी? वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, वो इंक्रीज हो जाएंगी। जब ये सारा काम होगा तो ऑटोमेटिकली गैस विल स्टार्ट कन्वर्टिंग टू लिक्विड। अगर हमने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, वी शुड यूज जाउल-थॉम्सन इफेक्ट। आपने पढ़ा होगा जाउल-थॉम्सन इफेक्ट, क्या होता है ये? Pressurized gas suddenly expand. हाँ जी, It causes एक्सपेंशन ऑफ गैस causes cooling. Sudden expansion of highly compressed gas. highly compressed gas. Yes, sir. Sudden expansion of highly compressed gas. Causes cooling. ये वो प्रिंसिपल है जो हमारे तमाम कूलिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर्स में, एसी में ये यूज होता है। चैप्टर 3 है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाला पेज जो आपने खोला, एग्जैक्टली यही है। तो इसको जो प्रैक्टिकली अप्लाई किया वो अप्लाई किया था लेंस ने। लेंस ने कैसे अप्लाई किया? उसने एक अपरेटस प्रोड्यूस किया, वो अपरेटस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उसने कहा कि लेट्स सी
हमारे पास फ्रेश एयर सप्लाई आ रही है, वी वांट टू लिक्विफाई द एयर अराउंड अस, फ्रेश एयर सप्लाई आ रही है और हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं। कैसे कंप्रेस करेंगे, कंप्रेसर यूज करेंगे 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो कंप्रेसर जो फ्रिज के पीछे लगा होता है, काला सा डब्बा गरम गरम, वो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करता है, यहां से वो गैस एंटर हो रही है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर रही है। आपको याद है हमने गेल-लुसाक लॉ पढ़ा था कि प्रेशर इंक्रीज करें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, यही बताया था ना मैंने कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल विल बी कंटेन्ड इन द लिटिल स्पेस, ड्यू टू हायर नंबर ऑफ कोलिजन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सेम यही मामला यहाँ पे होगा, ड्यू टू हायर नंबर ऑफ कोलिजन्स उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एंड वो हीट इतनी ज्यादा होगी कि हमें वो हीट बाकायदा कंप्रेसर को हाथ लगाने से फील होगी। हम अगर हाथ लगाएं तो हाथ हमारा जल जाता है, इतनी ज्यादा हीट होती है। इफ यू हैव अ शावर, वो जिसे आप कपड़े प्रेस करते हुए शावर, अगर आप शावर से स्प्रे करें तो वाटर फौरन इवेपोरेट हो जाएगा, इतना ज्यादा गर्म होता है कंप्रेसर। ट्राई करके देख लें, सील बंद होता है, वो जलता नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, उसमें हाई टेम्परेचर पे हीट हमने प्रेशर को जब किया तो व्हाट विल हैपन देन, होगा ये कि अब हम उस गैस को एक थिक और नैरो ट्यूब के जरिए, थिक और नैरो ट्यूब के जरिए हम इसे आगे एक सील बंद कंटेनर में लेके जाएंगे। कंडेंसर के नाम से आप सब लोग वाकिफ हैं, कंडेंसर आपने यूज किया होगा लेबोरेटरी में, डबल होता है, इनर वॉल जिसमें से वेपर्स पास हो रहे होते हैं, बाहर डबल वॉल होती है, नीचे से वाटर एंटर करते हैं, ऊपर से वाटर रिमूव होता है, कंडेंसर। अगर जहन में नहीं आ रहा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। वैसे सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में जो कीटोन्स वाला चैप्टर, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाला, वहां वो बना भी हुआ है। ये कंडेंसर आपने जरूर यूज किया होगा, बट हो सकता है कि इस वक्त आपके माइंड में ना आ रहा हो। तो ये देखें जी, it is one of the many kinds of condenser, इनसाइड इट एक स्पाइरल वॉल है, इसके अंदर स्ट्रेट वॉल भी होती है, आप लोग भी देख लें भाई, ये कंडेंसर है, इसमें एक स्पाइरल, उसमें हमारे वेपर्स आ रहे हैं, हमने लिक्विड वाटर को नीचे सेंटर करना है, जो हमारे लिक्विड वाटर होगा उसको हमने नीचे सेंटर करना है और वो ऊपर से निकलेगा, ये ख्याल रखना है कंडेंसर यूज करते हुए हमेशा। क्यों? क्योंकि जब हम बॉटम से वाटर को एंटर करेंगे और वाटर की स्पीड स्लो रखेंगे तो आहिस्ता 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 मूव अप होगा, इट विल रिमूव मैक्सिमम हीट फ्रॉम दिस वेपर्स, ठीक है। अगर हम ऊपर से वाटर एंटर करेंगे ना, वो फौरन नीचे को फ्लो डाउन करता रहेगा, वाटर जाया होगा, एफिशिएंसी नहीं आएगी, नीचे से एंटर करना, ऊपर से रिमूव होगा। तो ये कंडेंसर लाइक दैट थिंग हमने यहां अप्लाई कर दी है, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा यहां से, जी, तो क्या करेगा, यहां से हीट को रिमूव कर लेगा, गैस क्या हो जाएगी, काफी हद तक कूल हो जाएगी। इसको हमें यहां लेके आना एक स्पाइरल पाइप के थ्रू, एक स्पाइरल पाइप क्यों लगाया हमने, ताकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी फर्दर डिक्रीज हो जाए, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी। आप लोग अगर कभी एयरपोर्ट्स पे गए हैं तो वहां पे जो चेक इन काउंटर होता है, अक्सर जिगजैग पाथ में से आपने गुजरना होता है ताकि आप भाग ना सकें, ऑटोमेटिकली स्पीड स्लो हो जाती है। आई माई सेल्फ हैज एक्सपीरियंस्ड इट, आपने भी किया होगा, गए में, और कौन गया हुआ, एक और भी था आपके माशाल्लाह, तो आप दोनों दुआ भी करनी मेरे लिए, एक लोग हैं माशाल्लाह, ठीक है जी। तो स्पाइरल पाइप की वजह से मॉलिक्यूल कोई इधर टकराता है, कोई उधर कोलाइड करता है, कोई इधर कोलाइड करता है। सर आपकी आवाज चली गई है जी, अच्छा, जी इधर सिक्स ने कुछ कहा, हेलो, सर एक स्टूडेंट ने कहा है कि आपकी आवाज चली गई है, उनके पास नेट इशू होगा क्योंकि आपकी आवाज हमें आ रही है।
जी अब बताएं क्या कह रहे थे, स्टूडेंट ने कोई बात की है? अस्सलाम वालेकुम, ये इधर आइएगा शहाब साहब जरा। जी तो इसकी वजह से क्या होगा, स्पीड इनकी फर्दर स्लो हो जाएगी। जब स्पीड इनकी फर्दर स्लो होगी, यहां से एक जेट बना हुआ है जहां से हमने इसको बाहर निकालना है। जेट, जेट समझते हैं, बहुत बारीक सुराख, इंजेक्शन लगवाया होगा आप सब लोगों ने, उसकी जो सिरिंज का सुराख होता है, ये ना एक तो नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है, तो दूसरा ना ये कनेक्टेड नहीं सही तरह। आउटपुट वास्तव में यहाँ से नहीं आता। अक्सर जी अब मेरी आवाज क्लियर है, डिस्टॉर्शन तो नहीं हो रही है? टेल मी No, प्लीज, sir, clear आपको है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर है। आपको आवाज आ रही है? जरा एक दफा जी क्लियर सर, जी जी आ गई है सर। जरा दोबारा बताएं, आपको आवाज आ रही है? इसी पे ही था पहले। जी सर आ गई है, आ गई है। अच्छा जी, तब तक हम चलते हैं आगे। एक दफा कंफर्म करते हैं, आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। लेकिन कल आपने कोशिश करनी है। जी तो ये जो हम इंजेक्शन की सिरिंज इस्तेमाल करते हैं उसका जेट, वो जेट होता है। इससे पहले यहां तक, इस होल तक पहुंचने तक ये गैस बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, बहुत ज्यादा प्रेशर में थी। जैसे यहां से बाहर निकली है, इस पर से प्रेशर इन रिलीज हो जाता है। ये सारा जो ऑपरेटर्स है बेसिकली वो सील्ड है, आउटर एटमॉस्फेयर इस पर असरअंदाज नहीं हो सकता, ऐसे सील है। अब जैसे गैस बाहर निकलेगी, इस पर से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और गैस की नेचर है फैलना, इवन इफ इट इज इन द लिक्विड स्टेट, वो फिर भी उसकी नेचर है फैलना। और रिजल्ट क्या होगा, अभी तो लिक्विड में भी नहीं है, तो वो दोबारा एक्सपेंड होगी, दूर दूर जाएगी। दूर दूर जाने का मतलब है मूव करना, मूव करने का मतलब है एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये एनर्जी वो कहां से हासिल करेगी, अपनी ही इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करके, और तो उसके पास कोई रास्ते ही नहीं है, इंसुलेटर है पूरा, अपनी इंटरनल एनर्जी को कंज्यूम करेगी, और उसके अपने अंदर जो एनर्जी कंटेंट है, एंथैल्पी है उसकी अपनी गैस की, अपनी इंटरनल एनर्जी है, वो क्या हो जाएगी, वो कंज्यूम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग, हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यूज होते हैं, हमारा बेसिकली ये पावर बैंक है ना, हमें अगर खुदा ना खासा खाना ना मिले काफी दिन तक, ठीक है, और क्या होता है फिर हमारे फैट्स डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, दे स्टार्ट गिविंग अस एनर्जी। सेम यहाँ मामला है कि इनके अंदर जिनकी अपनी इंटरनल एनर्जी है उसके कास्ट पर एक्सपेंड होती है। हमने क्या किया, अब इसको यहाँ से कर दिया सील, और इसको यहाँ से कर दिया open। हमने पंप किया इस गैस को, यहाँ से बाहर निकली ना, हमने इसे पंप किया और वापस यहाँ कंप्रेसर में ले गए, कंप्रेसर में। तो कंप्रेसर में इसको अगेन 200 एटमॉस्फेयर पे कंप्रेस किया, अगेन गर्म हो गई गैस, अगेन कंडेंसर लगाया, अगेन यहां से लेके आए, अगेन एक्सपेंड हुई, क्या हुआ, अब इसकी इंटरनल एनर्जी बहुत और कम हो जाएगी। व्हेन दिस प्रोसेस हैपेंस मेनी टाइम,
तो गैस क्या होना शुरू हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और वो यहाँ नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कलरलेस गैस। अगर हमारे पास एयर मौजूद है, हम उसे -200 डिग्री पर कूल करते हैं। बेसिकली हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना है बार बार। -200 डिग्री पर जब टेम्परेचर होगा तो हमें दोनों गैसेस मिल जाएंगी, लिक्विड ऑक्सीजन भी और लिक्विड नाइट्रोजन भी। लिक्विड ऑक्सीजन -200 पर हमें हासिल होती है और लिक्विड नाइट्रोजन उससे पहले -196 पर ही हमें हासिल हो जाती है। ये पहले हासिल हो जाती है और ऑक्सीजन हमें बाद में हासिल होती है। ये है इसका सिंपल सा प्रोसेस। जितने भी हमारे फ्रिज है, टीवी है, सॉरी एयर कंडीशनर है, उनमें यही प्रोसेस है। कौन सी गैस उनमें यूज होती है? कहा जाता था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कहते हैं ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज अब भी हो रहे हैं बट वो ज्यादा फैटल नहीं है। आप लोगों ने अपनी फ्रिज देखी होगी, सब लोगों ने नहीं देखी। बैक साइड से, बैक साइड पर आप देखेंगे आपको बैक साइड पे टॉप राइट या टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे स्टिकर लगा नजर आएगा। उस स्टिकर पर आपको उसकी कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन नजर आएगी कि इसमें कौन सी गैस है, कितनी क्वांटिटी में है, ये वोल्टेज कितना लेती है, ये एम्पेयर कितने लेती है, पावर कितने लेती है, सारी इसमें बातें लिखी होती है। उस गैस का कोई ना कोई कोड नेम लिखा होगा। आप में से किसी के पास गाड़ी है जो जरा ज्यादा पुराना मॉडल नहीं है और एसी भी फंक्शनल है, अगर आप उसका बोनट उठाएं आगे से, स्टिकर सामने स्टिकर लगा होता है येलो कलर का, उस पे गैस का मॉडल यानी इसका कोड नेम और उसकी क्वांटिटी लिखी होती है। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, शायद जाकर देखें तो उसमें क्या है, आप वो कोड नेम गूगल करें, फार्मूला भी आ जाएगा, प्रॉपर्टीज भी आ जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ लिक्विफेक्शन रिक्वायर्ड हम डिफरेंट टाइप की गैसेस यूज करते हैं। किसी का कोड 134 होता है, किसी का कोड 144 होता है, कोई ए होती है, कोई बी होती है, लाइक दैट सारी वहां पे लिखी होती है। ठीक हो गया जी। तमाम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। Applicable to all gases except hydrogen and helium। उनको इस तरीके से लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, बाकी सबको किया जा सकता है। अब सवाल है उनको क्यों नहीं किया जा सकता? असल में किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए जरूरी है कि हम उसे पहले खास हद तक कूल करें और फिर उस पर ये प्रोसेस अप्लाई करें। ऑल अदर गैसेस, वो जो मैंने कहा ना खास लिमिट तक कूल करें, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। All the gases need to be cooled to a particular temperature before applying Lind's mechanism या Lind's method। ये जो साइंटिस्ट लिंड्स वाला मेथड है, इसको यूज करने के लिए जरूरी है कि आपने गैस को पहले खास लिमिट तक कूल किया हुआ हो, फिर उस पे ये प्रोसेस अप्लाई हो। वो खास लिमिट क्या है, उसे हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ये जो इन्वर्जन टेम्परेचर है about या around room temperature for all gases। तमाम गैसों के लिए ये रूम टेम्परेचर के अराउंड अबाउट 25-20 डिग्री पे आपने कूल कर लिया है, उसके बाद इस प्रोसेस को अप्लाई किया तो आल के साथ अगर मैं लेकर यहाँ पे अदर लिख दूं तो बात ज्यादा क्लियर हो जाती है, क्योंकि हम एक एक्सेप्शनल केस स्टडी कर रहे हैं हाइड्रोजन और हीलियम। बाकी तमाम गैसेस को अगर आपने कूल करना है तो यू नीड टू कूल देम एट देयर इन्वर्जन टेम्परेचर, मींस नियर देयर रूम टेम्परेचर। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ये टेम्परेचर
हाइड्रोजन के लिए है ये -80 डिग्री और हीलियम के लिए है ये -240। इतना टेम्परेचर पहले आप इनको कूल करें, फिर वो प्रोसेस अप्लाई करें तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होंगी, वरना हर बार ये बजाय कूल होने के गर्म होना शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव इन्वर्जन टेम्परेचर शो करना शुरू करते हैं, तो हर बार ये इस प्रोसेस में बजाय कूल होने की उल्टा गर्म होना शुरू होता है। अब इतना टेम्परेचर हम कैसे लेके आए, इतना लो टेम्परेचर लेके आना कैसे है? बेसिकली इंडस्ट्री में ना हम लो कॉस्ट नो कॉस्ट प्रोसेस पे चलते हैं। हमारी कोशिश होती है हम एक ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट करें, हमें मिनिमम एक्सपेंसेस और मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट वगैरह हो या इनकम हो। इसके लिए क्या किया गया, फिर क्लॉड नाम के एक साइंटिस्ट था, उसने देखा सारी जान। क्लॉड ने क्या किया, क्लॉड ने यहां पर इस जगह पर उसने एक पंप लगा दिया, एक इंजन लगा दिया, यहां प्रेशर वाली वर्क वाला एक इंजन लगा दिया क्लॉड। इंजन इसने क्लॉड कैसे इंट्रोड्यूस एन एडियाबैटिक प्रेशर वॉल्यूम एडियाबैटिक प्रेशर वॉल्यूम वर्क इंजन। उसमें क्या था, एडियाबैटिक समझते हैं आप लोग? एडियाबैटिक क्या होता है जानते हैं? हीट एक्सचेंज जीरो होगी। आपको याद है चंद दिन पहले मैंने आपको जो सिलेंडर गैस सिलेंडर होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, आपको बताई होगी यकीनन, आप तो पहले दिन से आ रहे हैं। मैंने बताया था कि जो हमारे गैस सिलेंडर होते हैं उनकी सिर्फ बेस इंसुलेटिंग होती है, याद है? ओनली बेस इंसुलेटिंग, सॉरी ओनली बेस कंडक्टिंग होती है, बाकी उनकी वॉल्स जो होती है वो क्या होती है, इंसुलेटिंग होती है। और अगर हम बेस को भी इंसुलेटर के ऊपर रख दें तो फिर ये सिस्टम एडियाबैटिक कहलाएगा। फिर अगर इस सिस्टम ने वर्क किया है तो उसके नतीजे में या तो इंटरनल एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, बाहर से कोई हीट एंट्री या रिलीज नहीं हो रही। ये एडियाबैटिक, एडियाबैटिक मतलब इंसुलेटर। नो हीट कैन रिलीज आर एब्सॉर्ब या को नो हीट कैन गो आर इन आउट द सिस्टम। सिंपल। उसने एक एडियाबैटिक प्रेशर वॉल्यूम वर्क किया, पूरा सिस्टम ऑलरेडी सील्ड है, यहाँ पे उसने लगा दिया एक पंप। जब भी यहाँ से गैस प्रोड्यूस होती थी ना, पहले वो इस पे वर्क करती, इस पंप पे वर्क करती थी। अब आपको वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी की वजह से इसके अंदर जो इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी, बाहर से कुछ नहीं मिल रहा है इसको, इसकी जो अपनी इंटरनल एनर्जी है वो यहाँ कंज्यूम हो जाती है, बाकियों की वैसे कंज्यूम हो जाती थी, इसकी कंज्यूम नहीं हो रही थी, तो इसकी कैसे कंज्यूम हुई फिर यहाँ। तो हर बार हम गैस को सर्कल करके पहले पंप में पास करते थे, रिजल्ट क्या हुआ, पंप को मूव करवाने पे जब ये एनर्जी अपनी कंज्यूम करती थी तो इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती थी। दैट इज व्हाई ये अपने इन्वर्जन टेंपरेचर पे पहुंच जाती है और फिर उसके बाद लिक्विफाई होती है। ये है सारा लिक्विफिकेशन प्रोसेस में आपको दो तीन सिंपल डेफिनेशंस का पता होना चाहिए वैसे, जो कि फर्स्ट ईयर में इस मौजूद है, आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। क्रिटिकल टेंपरेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है। जी इसने पढ़ाया और किसी को इसके बारे में पता हो, आप लोगों में से भी किसी को पता हो क्रिटिकल टेंपरेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? यस एग्जैक्टली, ये वो हाईएस्ट टेंपरेचर है जिस पर कोई सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। आप भी केमिस्ट्री के हैं? लेट आया आप, टाइम पता नहीं था, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट हाईएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। अगर आपने टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया
उससे, तो फिर आप जो मर्जी कर लें, फिर वो लिक्विड में नहीं रह सके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी मजे की एग्जाम्पल देता हूँ अमोनिया की। अमोनिया की अगर आप बात करें तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 132.4 डिग्री। आपने अमोनिया को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको टेम्परेचर हर सूरत इस पे या बिलो रखना पड़ेगा। अगर आपने 133 भी कर दिया, फिर आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर ले, फिर वो लिक्विफाई नहीं होगी। लेकिन इस टेम्परेचर पर वो लिक्विफाई उस टाइम होगी जब आप इसके साथ 111.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अप्लाई करें। These are the boundary values actually. Boundary value मैक्सिमम वैल्यू है जिस पर ये सब्सटेंस लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा होगी वैल्यू टेम्परेचर की, तो प्रेशर 111 के आप 211 कर दें, 222 कर दें, 411 कर दें, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। जी हाँ, वाटर को अगर आप देखें, वैसे तो वाटर रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड ही होता है, लेकिन अगर आप वाटर वेपर्स को कन्वर्ट करें तो इवन 374 है ना, देखना जरा 374 ही है ना। जी अगले वो देखें, पहली वैल्यू टेबल पहली वैल्यू 374.4 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना चाहिए हमें, 217 एटमॉस्फेयर। हालांकि वाटर तो नॉर्मल हालत में भी लिक्विड है, लेकिन अगर आप वाटर वेपर्स की बात करते हैं तो आपको इस टेम्परेचर पर भी इनको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ यू अप्लाई दिस प्रेशर। यहां से हमें एक और बात समझ है, आप अक्सर केमिस्ट्री के रिएक्शंस पढ़ते हैं जहां पर हम लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं, वहां टेम्परेचर क्या लिखते हैं, याद है किसी को? केमिस्ट्री के रिएक्शंस पढ़ते हैं और लिक्विड अमोनिया लिखते हैं रिएक्शंस में एज सॉल्वेंट एज रिएक्टेंट, वहां पर टेम्परेचर जरूर लिखते हैं, जरूर मेंशन करते हैं टेम्परेचर। कितना होता है वो पता है किसी को? -33 डिग्री, -33। तो अगर आप अमोनिया को -33 डिग्री पर कूल करें, यू डू नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा प्रेशर। हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो हम उस पर भी इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ यू कूल इट टू -33 डिग्री। -33 एग्जैक्ट वैल्यू है -33.4। -33.4। और वाटर का तो आपको पता ही है, CO2 की कितनी वैल्यू है, 31.1 एट जी 31.1 डिग्री है कार्बन डाइऑक्साइड की और 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन अगर आप इसी कार्बन डाइऑक्साइड को -80 डिग्री पे कूल करें, -80 डिग्री पे आपको कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, इसी प्रेशर पर वो सॉलिड बन जाएगी, लिक्विड भी नहीं बनेगी, डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगी। अगर हम ऑक्सीजन के क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो वो -162 या 164 है, ऐसे -118 डिग्री का प्रेशर 7 एटमॉस्फेयर। अब आप जरा गौर से एक बात देखें, हमारे लिए अमोनिया को, वाटर को, CO2 को लिक्विफाई करना मच मोर इजियर है देन टू लिक्विफाई ऑक्सीजन। क्यों? ऑक्सीजन को अगर आपने लिक्विफाई करना है तो -118 डिग्री तो आपको हर सूरत प्रोवाइड करना पड़ेगा, इससे भी कम प्रोवाइड करें तो आसानी होगी, वरना तो हर सूरत प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन इनके लिए आप देखिए सारे प्लस में, व्हाई इज दिस? नहीं,
इन तीनों को लिक्विफाई करना क्यों आसान है और ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना क्यों मुश्किल है? टू नो द रीजन हम दोबारा स्टार्ट में चलेंगे कि अगर गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, सो दैट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में प्रोड्यूस। तो ये ऑलरेडी पोलर सब्सटेंसेस हैं, इनमें तो ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, बस आपने थोड़ा सा इनका टेम्परेचर डिक्रीज करना है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो, बाकी सब कुछ इनमें ऑलरेडी मौजूद है। ये नॉन पोलर गैस है, स्मॉल है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसको लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से हाइड्रोजन हीलियम को लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो भी वेरी स्मॉल गैसेस हैं, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट देयर। तो ये थी छोटी छोटी Excuse me, बातें इसके sir. बारे में जो हमने पढ़ी है। अब हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं आइडियल बिहेवियर एंड। सर एक बात पूछ जी पूछे बेटा। यस सर, वाटर ऑलरेडी लिक्विड है, तो जी क्रिटिकल टेम्परेचर गैस ये है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे कोई गैस एग्जिस्ट हमने करती कहा है ना लिक्विड, तो ये वाटर का क्रिटिकल हमने ये कहा कि अगर हम वाटर वेपर्स लें, हम क्या लें, वाटर वेपर्स, हम स्टीम लें, स्टीम, और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहें तो हम नॉर्मल प्रेशर पर भी उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और फिर भी वो स्टीम लिक्विड में कन्वर्ट हो सके, तो फिर हम इतना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। स्टीम की हम बात कर रहे हैं, वाटर की हमने बात नहीं की, हमने बात की है अब स्टीम की। हमने स्टीम का लफ्ज इस्तेमाल किया, वाटर वेपर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया कि वी हैव वाटर वेपर्स। प्रेशर कुकर चलाते हैं ना, प्रेशर कुकर, और जैसे उसका वेट उठाते हैं, विसल उठाते हैं, दैट स्टीम, आई एम ट्राइंग टू से समथिंग अबाउट दैट स्टीम, वो वाली स्टीम की बात, कि वो स्टीम है हमारे पास और हम उसको वेरी हाई टेम्परेचर पर ही चाहते हैं कि लिक्विड में कन्वर्ट किया, टेम्परेचर लो ना किया जाए लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो ये प्रोसेस है बेसिकली, ये हमें बड़े काम की चीज है कि हाई टेम्परेचर पर भी कोई चीज लिक्विड में रखनी है, बॉइलिंग पॉइंट पर भी कुछ चीज लिक्विड में रखनी, बड़े काम की चीज है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ी होगी आप लोगों ने, क्या होती है भला? ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट फ्रैक्शन को सेपरेट करना ये प्रोसेस हम लिक्विड। कहाँ पे यूज करते हैं भला, कहाँ पे, याद करें? पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम में यूज करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग टावर होता है जिसे हम फ्रैक्शनेटिंग टावर बोलते हैं, हमारे पास पीछे सप्लाई से एक पाइप में हाई प्रेशर पर वो आ रहा है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का बॉइलिंग पॉइंट सपोज करें उस मिक्सचर का 300 डिग्री था, लेकिन हमने उसे 400 डिग्री तक हीट किया हुआ है, लेकिन चूंकि वो हाई प्रेशर पे है इस वजह से वो लिक्विड ही रहेगा, वो वेपर नहीं बनेगा। कहां आते हुए, जैसे ही हम उसे फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर छोड़ेंगे उस पर से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बल्कि खत्म हो जाएगा, अचानक बंप करेगा, अचानक टावर के टॉप तक जाएगा, तो फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता कंडेंस बैक होना शुरू होगा। जिन फ्रैक्शंस के अब बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, वो फौरन वो वहीं पे लिक्विड बन के ट्रे से बाहर कलेक्टिंग कंटेनर हमारे पास पड़े, जिनके थोड़े ज्यादा नीचे, थोड़े ज्यादा वो नीचे, थोड़े ज्यादा और नीचे, एट एंड द एंड हमें बिटुमेन मिलती है, और उस बिटुमेन के अंदर मजीद 200-300 डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, उसकी अगेन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, हमें जितने एरोमेटिक कंपाउंड मिलते हैं उस वेस्ट से मिलते हैं, उस वेस्ट में से जो वेस्ट बचता है वो सड़कों पे बिछाते हैं, काला काला नहीं, ये बजरी में मिक्स करके, ठीक है, वो फर्नेस ऑयल और उसको बिटुमेन को मिला के वो बिछाते हैं ऐसे। तो ये हमारे लिए बड़े काम की चीज है कि हाई प्रेशर हमने अप्लाई किया हुआ है, हाई टेम्परेचर अप्लाई किया हुआ है, लेकिन चीज को हमने वेपर नहीं बनने दिया। दूसरी तरफ इसका कन्वर्स भी हमारे बड़े काम का है, कौन से वाला भला, कि हम किसी चीज को वेपर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं लेकिन लो टेम्परेचर पे करना चाहते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल प्रेशर पे अगर उसे बॉयल किया जाए तो वो डिकम्पोज हो जाता है। ग्लिसरीन इसकी बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, वैक्यूम डिस्टिलेशन जिसको बोलते हैं। ग्लिसरीन बनती कैसे पता है किसी को? जानते हो है ना ग्लिसरीन क्या होती है? क्या होती है भला? वो व्हाइट व्हाइट सी
मीठी मीठी जलन वाली छाला छाला हो जाए मुंह में, सर्दियों का मौसम आने वाला है, हर के गुलाब में मिला के लगाते हैं। और भी बड़े यूजेस हैं, फंक्शन से वापस आते हैं, प्लस्तर उतारना है, तो एंड लाइक दैट। तो बनती कैसे है? इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द सोप मैन्युफैक्चर। स्पॉनिफिकेशन का बाय प्रोडक्ट है। फार्मूला भी अब सबको पता है उसका, ठीक है, प्रोपेन ट्राइयोल, सबको पता है फार्मूला। तो हमने असल में होता है क्योंकि स्पॉनिफिकेशन जब करते हैं ना, तो ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे पैदा तो हो गई है, लेकिन अभी मिक्स है साबुन के अंदर। हम क्या करते हैं, हम सोप में नमक डाल देते हैं, वो नमक हमारे सोप में एब्जॉर्ब होता है, वो सेटल डाउन हो जाता है और ये ऊपर आ जाती है। इसको हम डिकेंटेशन कर लेते हैं, निथारना जिसे कहते हैं। खाले का नहर का पानी गदला होता है ना, थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें, बड़े बड़े मिट्टी नीचे, साफ पानी पर एहतियात से पूरा निथार लेते हैं, डिकेंटेशन कहलाता है। तो हम ग्लिसरीन की भी डिकेंटेशन कर लेते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है फिर, उसमें इम्प्योरिटीज मौजूद है बहुत सारी, उसमें वो नमक भी मौजूद है, उसमें सोप के पार्टिकल्स जो है ना वो बारीक बारीक वो भी मौजूद है, रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, कोई हमने कैटलिस्ट कोई एंजाइम कुछ डाला, बहुत कुछ मौजूद है, प्योरीफाई करना है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ग्लिसरीन का 290, इसे ग्लाइसरोल भी कहते हैं। तो अगर हम इसे सब्लिमेशन करें, सॉरी सब्लिमेशन कहते हैं डिस्टिलेशन करें। डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को बॉयल करें और उसके वेपर्स को कलेक्ट बैक करें, बॉयल करके वेपर्स को कलेक्ट बैक करें। रिसर्च कौन कौन कर रहा है आप में से, की है किसी ने एमफिल में? एमफिल है किसी का आप में से? नहीं है, आपका है कंटिन्यू, माशाल्लाह, तो रिसर्च पे पहुंच गए। अच्छा, आप कर लिया है, तो कभी डी आयोनाइज्ड वाटर यूज किया? कैसे? बाजार से लेके आते थे कृषि वालों से, कभी लैब में मिल जाता है? हाँ, तो टैप वाटर मिलता है, डी आयोनाइज्ड नहीं मिलता। तो डी आयोनाइज्ड वाटर कैसे बनाते हैं? व्हाट इज मीन बाय डी आयोनाइज्ड वाटर, होता क्या है डी आयोनाइज्ड वाटर? के वाटर को बगैर आयन के बनाना है। एवरी वाटर दैट वी यूज, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर की भी अगली कैटेगरी है। डिस्टिल्ड वाटर तो वो ऐसे तरह से भी लेते हैं ना, तो वो भी लैब में। एग्जैक्टली, बेसिकली ये जो पानी हम पीने के लिए यूज करते हैं, इट हैज अ लॉट ऑफ साल्ट्स डिसॉल्व्ड इन इट व्हिच आर वेरी एसेंशियल एंड बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। नहीं यूज करेंगे, बगैर साल्ट के पिएंगे, हमें नुकसान होगा। लेकिन अगर यही पानी हम बैटरी में डालेंगे तो बैटरी को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि ये साल्ट उसके सेल पे डिपॉजिट हो जाएंगे। रिएक्शन में यूज करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको बॉयल करते हैं और वेपर्स को कलेक्ट बैक करते हैं अदर साइड पे, डिस्टिलेशन कहलाता है, डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है। अगेन ये प्रोसेस करते हैं, छोटे मोटे आयन जो रह गए वो भी रिमूव हो जाते हैं, डी आयोनाइज्ड वाटर कहलाते हैं। तो यहाँ भी यही बात है, हमने इसकी डिस्टिलेशन करनी है और हम चाहते हैं कि इसके वेपर्स को कलेक्ट बैक किया जाए प्योर करके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे इसको बॉयल करेंगे इस टेम्परेचर पे, ये फौरन डिकम्पोज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम इसे लो टेम्परेचर पर रिड्यूस्ड प्रेशर पे बॉयल करते हैं। इसने 290 पे डिकम्पोज होना है। हम क्या करते हैं कि हम टेम्परेचर अब 760 टॉर नहीं करते, अब हम टेम्परेचर करते हैं 50 टॉर, और तब बॉइलिंग पॉइंट इसका हो जाता है 210 डिग्री, और हम इसे 50 टॉर प्रेशर पे 210 एटमॉस्फेयर पे, सॉरी प्रेशर टेम्परेचर पे इसको बॉयल करके डिस्टिलेट कर लेते हैं और प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो ये वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो मतलब हमारे लिए ये चीज भी फायदेमंद है, वो चीज भी फायदेमंद है, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस के हिसाब से कि हम किस चीज को कहाँ यूज कर रहे हैं। जी, तो अब हम चलते हैं नॉन आइडियल बिहेवियर को। तो आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर आप जानते हैं वैसे पहले से काफी। कौन कौन जानता है और क्या क्या जानता है? ये जो ऑनलाइन वाले हैं, भाई आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे, सो तो नहीं रहे आप लोग? gases does not obey gases law. वेरी गुड, चलो शुक्र आप लोगों ने ये नहीं कह दिया कि सर हमें भी आपकी आवाज नहीं आ रही। तो नहीं सर, आप वो गैसें जो हर कंडीशन पर गैस लॉज को ओबे करती हैं वो आइडियल गैस कहलाती हैं। याद रखनी जी, आइडियल, मिसाली, किस किस ने मिसाल दी जाती है, सिर्फ मिसाल।
देखा नहीं होता उसे किसी ने, एग्जिस्ट नहीं करती है वो परफेक्शन। तो परफेक्शन सिर्फ दो हस्ती हैं, अल्लाह ताला में और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी सब हम लोग खता का पुतला है, हमारी बनाई हुई चीजें ऐसी हैं, किसी चीज में परफेक्शन नहीं। तो यहाँ भी ऐसे ही है, हम कहते तो हैं कि दे शुड ओबे गैस लॉज, लेकिन वो करती नहीं है। लेकिन क्यों नहीं करती, सवाल ये है, सवाल ये है व्हाई गैस इज नॉन आइडियल, वो गैस लॉज को ओबे क्यों नहीं करती, और अगर ओबे नहीं करती तो गैस लॉज बनाए क्यों, क्या ख्याल है? वैसे तो बच्चों वाली बात है ये, लेकिन आपको पता होगी, पता है, आप सबको पता है, मुझे पता है, आई नो एवरी वन ऑफ यू। मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पोस्टुलेट जो थे उस पे बेस करती है, हाँ जी, एग्जैक्टली जी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में दो पोस्टुलेट्स को गलत सपोज कर लिया गया था, जिसकी वजह से ये सारा मामला पैदा हुआ, सारा फसाद खड़ा हुआ है। जब मैं पढ़ाता हूँ ना बच्चों को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो मैं इस पर, इन दो पॉइंट्स पर बच्चों को कहता हूँ लिखो फसाद की जड़, ये फसाद की जड़। तो ये फसाद की जड़ वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपको पता है? नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, और दूसरा एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल एज कम्पेयर ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। जो गैस लॉज प्रोड्यूस किए गए थे वो इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेस पे प्रूव किए गए थे। उन्होंने लिमिटेड कंडीशंस में तो जब चेक किया तो ठीक निकले, लेकिन बाद में जब अदर साइंटिस्ट आए उन्होंने हर कंडीशन पे चेक करने की कोशिश की, तो फिर उन्होंने देखा कि नहीं, हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे गैसेस डेविएट करना स्टार्ट कर देती हैं। ऐसे होता है कहाँ पे? हाई प्रेशर आइडियल बिहेवियर को शो करेंगी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। सम टाइम बंदे को कंफ्यूजन हो जाती है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, आप लोग तो माशाल्लाह मैच्योर हैं, खुदा ना खास्ता कंफ्यूजन हो जाए तो आपने वर्ड हिट याद रखना। देखिए हमारा पर्पस क्या है कि दुरुस्त ऑप्शन को हिट करना आंसर में। तो H से मुराद है हाई, T से मुराद है टेम्परेचर, और I से मुराद है आइडियल, कि जब हम हिट करेंगे तो आइडियल पे हिट करेंगे। तो आइडियल गैसेस, आइडियल बिहेवियर हाई टेम्परेचर पे होता है। आइडियल बिहेवियर का होता है हाई टेम्परेचर। जब एक से आपको पता लगी दूसरी ऑटोमेटिक पता चल जाएगी कि टेम्परेचर अगर हाई है तो प्रेशर पे लो होना चाहिए, और कन्वर्स भी ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो हिट याद रखें, हर मसला हल हो जाएगा कि हाई टेम्परेचर पर आइडियल बिहेवियर शो होता है। बस 2 मिनट। तो उसके बाद में थक नहीं गए आप लोग? गुड, शाबाश। मुझे भी असल में ना आदत है 2-2 घंटे की क्लास मुसलसल लेने की, मैं तो नहीं थका, लेकिन मेरे किसी और क्लास का टाइम हो गया वो 2-3 बार सर होके चले गए। एनीवे जी, तो ये थी वजह। तो फिर जो आइडियल गैस इक्वेशन थी वो हमारे पास एप्लीकेबल नहीं रही, तो हमने कौन सी इक्वेशन बनाई फिर? रियल गैस इक्वेशन, दैट इज P + A n स्क्वायर ओवर V स्क्वायर into V minus NV is equal to। इसमें क्या किया चाचा वेंडरवाल ने? 2 करेक्शन की, प्रेशर में करेक्शन की और वॉल्यूम में करेक्शन की। ए क्या चीज है? वेरी गुड, कांस्टेंट है, नाम वेंडरवाल्स कांस्टेंट, लेकिन प्योर प्रॉपर नेम नो डाउट ये वेंडरवाल कांस्टेंट है, बट हम इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। और जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी उससे फर्क क्या पड़ेगा वो बाद में। बी क्या चीज है? एक्सपेरिमेंट वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम भी कहते हैं। ये एक्चुअल वॉल्यूम का 4 गुना होता है। लेकिन सवाल है कि ये बी खुद क्या होता है? नाम तो बोल दिया, होता क्या है? नहीं, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी होता है।
या मोलर वॉल्यूम? वॉल्यूम occupied by 1 mole gas in highly compressed state but not in liquid state. गैस हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में हो कि उससे ज्यादा कंप्रेस करना पॉसिबल ही ना हो, हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में हो उससे ज्यादा कंप्रेस करना पॉसिबल ही ना हो, लेकिन लिक्विड में ना हो, उस वक्त जो वॉल्यूम उसका ऑक्यूपाई होगा वो इफेक्टिव या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा। मैं जल्दी जल्दी डायग्राम बना के बात करता हूं एक्सपेरिमेंट। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, here are some of the molecules इस वक्त एक ओपन घूम रहे हैं। अगर मैं इसमें प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दूं तो ये मॉलिक्यूल क्या होना शुरू हो जाएंगे, क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। करीब होते होते प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा हूं, मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। एक वक्त ऐसा आएगा कि मॉलिक्यूल्स अब मजीद क्लोज नहीं होंगे। यू कैन सी स्टिल अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट हियर, लेकिन अब ये मॉलिक्यूल मजीद क्लोज नहीं होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। इस वक्त जो इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है जो जगह के लिए वो भी हमने जितना प्रेशर अप्लाई कर सकते थे करके देख लिया है, मॉलिक्यूल इससे करीब नहीं गए। जितने यहाँ मॉलिक्यूल मौजूद हैं, अगर कभी हमारे पास इतनी पावर आ जाए कि मैं सबको जोड़कर एक दूसरे के पास रख सकूं, मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एक दूसरे के पास रख सकूं, तो फिर वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो मोटर और इफेक्टिव वाली मोटर वाली पहचान। ए क्या कहता है, ए ये कहता है, अब हम वापस ए कहते हैं, ए हमें ये कहता है कि भाई बात ये है कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें बज़ाहिर तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है क्योंकि चारों तरफ से इक्वल फोर्स है। ये जो मैंने लाइनें लगाई है बेसिकली ये इसके सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो इसको इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। व्हेन दिस मॉलिक्यूल ए गोइंग टू कोलाइड विद दिस वॉल, इस वॉल से कोलाइड करने जा रहा है, वॉल से कोलाइड करने जा रहा है। अब यह जगह थोड़ी है, इधर वाला मॉलिक्यूल निकल गया, ऊपर और नीचे वाले अगेन कैंसिल कर देंगे, फोर्स है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। लेकिन जो पीछे वाला मॉलिक्यूल है ये बी जो है पीछे वाला बी, ये इस ए को रोकने की कोशिश करता है। मॉलिक्यूल ए कोलाइड करना चाहता है और जो मॉलिक्यूल बी है उसको खींच रहा है पीछे। व्हाट विल हैपन कि ये जो बी है इसको रोक नहीं पाएगा बट इसको स्लो कर देगा। जब स्लो करेगा तो exerted pressure will be less than expected or it is due to force of attraction. Greater the force of attraction, greater the decrease in pressure. जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना पीछे को खींचेगा और प्रेशर में उतनी डिक्रीज होती जाएगी। और वो डिक्रीज को इसलिए यहाँ लिखा है कि आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, मॉलिक्यूल अंधाधुंध जाके कोलाइड करते हैं। रियल गैस का प्रेशर कम होता है कि एक मॉलिक्यूल कोलाइड करने जा रहा है, दूसरा उसको पीछे से रोक रहा है, ना भाई ना सर फट जाएगा और जख्मी हो जाएगा, हड्डी टूट जाएगी, ना भाई ना रोकता है उसको। रिजल्ट क्या होता है, उसको वो रोक नहीं पाता बट स्लो करता है। रियल गैस इक्वेशन किसने बनाई, वैन डर वाल ने। बहुत सारी खूबियां हैं बट इसकी खामियां भी हैं। खामी क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये भी नॉट एप्लीकेबल टू एवरी रेंज ऑफ टेम्परेचर। आल्सो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एप्लीकेबल है बट नॉट एवरी रेंज ऑफ टेम्परेचर। ए एंड बी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ए एंड बी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और एक रेंज से जब हम बाहर निकल जाते हैं तो ये इक्वेशन इनवैलिड हो जाती है। रेंज कितनी है ये आपकी असाइनमेंट आपने ढूंढ के मुझे बताना है कि माइनस से लेके 300 समथिंग तक जो रेंज है वो क्या है, ये आपने मुझे बता दिया। ठीक हो गया, ओके हो गया जी। और अगर ए और बी की वैल्यू लार्ज होगी तो गैस रियल होगी, स्मॉल होगी तो आइडियल की तरफ शिफ्ट करेगी। larger the value of A and B, real the gas या non ideal the gas,
एंड वाइस वर्सा। तो ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो होप सो इट विल डू वेल इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसमें आपने सर यस प्लीज। सर आज मेरा फर्स्ट डे है, मैं ना ग्रुप में भी ऐड नहीं थी, तो मुझे काइंडली एक एकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट कीजिए प्लीज, जी सर। ठीक है, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके सर, काइंडली रिपीट कर दीजिए, आपने कौन से चैप्टर्स बोले थे कल जिसका टेस्ट है? कौन सा चैप्टर का टेस्ट जो लेना है वो फर्स्ट ईयर की जी चैप्टर 5, जी सर। और इसी तरह से बीएससी की जो बुक है जहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर है वहां से। जी सर, थैंक यू। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एफएससी और बीएससी का, ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने ग्रुप में पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज।